ठीक, तो रिवर प्रॉब्लम में जो 2D मोशन अपन सीख रहे थे कि अपने को रिवर को इस पे में इस तरफ से उस तरफ जाना था, आज उसी को अपन आगे लेके चलेंगे। जैसे अपन ने मिनिमम टाइम वाला केस किया था कि अपन ने ऐसा सीखा था कि अगर एक स्विमर को या बोट को रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, ये मैंने बता दिया था, बस ऐसे ही फट से लिख रहा हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम टाइम में मैंने बताया था अगर रिवर क्रॉस करनी है तो रिवर की विड्थ मान लो कुछ W थी, है ना। तो स्विमर को अपनी वेलोसिटी कहाँ रखनी थी, सीधे, मतलब स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में सीधे जाएगा और जमीन के रिस्पेक्ट में इसमें इधर की तरफ रिवर फ्लो हो रही थी u स्पीड से, तो नेट वेलोसिटी कहीं इस तरफ आती थी, है ना। स्विमर एक्चुअली स्विमर इस तरफ जाएगा बट उसके तैरने की टेंडेंसी कहाँ होगी, सीधा, है ना। तो ये था v, है ना, v, इसको मैंने कहा था दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको मैंने u से लिखा था। तो दिस इज नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसके लॉन्ग थी, नेट वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नेट उसके जाने की टेंडेंसी इस तरफ थी, लेकिन वो जाएगा इस तरफ, क्यों, क्योंकि रिवर उसको फ्लो करके ले जाएगी। इस डिस्टेंस को मैंने कहा था कि ये ड्रिफ्ट होती है ना। और फिर अपन ने सॉल्व किया था कि अपन x के लॉन्ग सेपरेट सॉल्व करते हैं, y के लॉन्ग सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। तो अपन ने क्रॉस करने का टाइम निकाला था, क्रॉस करने का टाइम अपने पास आया था W/v, भाई पूरी की पूरी स्पीड सामने रखनी थी, W/v। और ड्रिफ्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कि ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट रिवर के पैरेलल आता है, तो ड्रिफ्ट क्या आएगा, पैरेलल वेलोसिटी इनटू टी। तो पैरेलल वेलोसिटी तो क्या है, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम इज ऊपर निकाल चुके हैं W/, तो ये ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो इस केस में अपन अगर देखें तो अपने को रिवर को क्रॉस करने में टाइम मिनिमम लगेगा, लेकिन अपने को ड्रिफ्ट होगा, है ना। तो दिस इज द केस टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, जिसको अपन फर्स्ट केस कहते हैं। ये आप सब लोग लिख चुके हो ऑलरेडी, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे आते हैं दूसरे केस में, नहीं इसके पास लिखा हुआ है ना। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कि अपने को रिवर को ना मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है ना। क्रॉसिंग द रिवर along shortest path, along shortest path, कि आपको रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना है। तो ये मान लीजिए रिवर है ना, यहाँ पे थे आप, तो आपको कहाँ क्रॉस करना है, यहाँ से यहाँ जाना है आपको, है ना, बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट साइड, है ना। वही सेम चीजें दे रखी है, रिवर की विड्थ W है और रिवर इधर u स्पीड से आ रही है और मैन v से स्विम कर सकता है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको मैंने v कहा है, दिस इज, ऐसे भी दिया हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो आपको जो लॉजिक से जो चीज दिखती होगी वो ऐसा है कि आदमी को कहीं इधर तैरना पड़ेगा, आदमी अपनी वेलोसिटी v इस तरफ रखेगा, तो आदमी के तैरने की टेंडेंसी इस तरफ होगी, रिवर उसको इस तरफ लेके जाएगी और नेट वो इस तरफ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी नेट है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो इसको किसी एंगल पे तैरना होगा लेफ्ट की तरफ, तो इस केस में ड्रिफ्ट 0 होगा। अब सोच के देखो, तो यहां से आदमी, इसका तैरने की टेंडेंसी तो इसकी इस तरफ होगी, लेकिन ये पहुंच जाएगा तैर के सीधा ऑपोजिट में, ऐसा। तो अपने को ना ये एंगल पूछते हैं, बताओ इसको ना इस नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए, है ना।
तो आप सोच के देखिए बेटा यहाँ हो क्या रहा है। मैं ये आदमी डिलीट कर दे रहा हूँ, वो आदमी ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपसे ना ये एंगल पूछते हैं कि बताइए ये एंगल, कितने एंगल पे स्विमर को अपनी वेलोसिटी रखनी चाहिए। फाइंड द एंगल एट विच स्विमर शुड ट्राई टू स्विम। तो आप सोच के देखो हो क्या रहा है। नेट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए। ये जो स्विमर की वेलोसिटी है ना, ये v, इसके दो कंपोनेंट्स हैं बेटा। एक कंपोनेंट है रिवर के परपेंडिकुलर, दिस इज कंपोनेंट इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट है रिवर के पैरेलल which is v sin theta. These are the components of velocity of the swimmer. और रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ है u। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां जाना है, इसका मतलब ये केस है जिसमें ड्रिफ्ट जीरो होगा। क्या होगा इसमें? ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। और बेटा ड्रिफ्ट जीरो तभी होगा, ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी के कारण होता है? पैरेलल वेलोसिटी। मैं कहूं इसको रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है, इट मींस नेट वेलोसिटी जो पैरेलल डायरेक्शन में आएगी वो जीरो होगी। नेट वेलोसिटी जो पैरेलल डायरेक्शन में आएगी वो क्या होगी? जीरो। और बेटा नेट वेलोसिटी पैरेलल में जीरो कब हो सकती है? जब ये वेलोसिटी इसको कैंसिल कर देगी। रिवर इसको इधर ले जाना चाहती है, दिस इज v sin थीटा। तो अगर ये v sin थीटा इस u को कैंसिल कर दे, है ना, तो आदमी की नेट वेलोसिटी क्या बचेगी? सिर्फ v cos थीटा ऊपर की तरफ, और आदमी यहां से यहां जाएगा। भाई रिवर को क्रॉस करने के लिए रिवर की वेलोसिटी तो कभी हेल्प नहीं कर सकती। रिवर कैन नॉट हेल्प, रिवर की जो वेलोसिटी है दिस कैन नॉट हेल्प टू क्रॉस द रिवर। तो आदमी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको क्रॉस करने में यूज होगा, और आदमी की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा जो इस u को कैंसिल करेगा ताकि ड्रिफ्ट क्या हो जाए? जीरो। तो बस यही होना चाहिए, v पैरेलल में जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि u इज इक्वल टू v sin थीटा होना चाहिए। मतलब जितनी रिवर की वेलोसिटी है आदमी की पैरेलल वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए ऑपोजिट में। तो यहाँ से sin थीटा पता चल गया भाई। sin थीटा कितना आया? u बाई v। यही पूछते हैं, बताओ थीटा क्या होना चाहिए, कितने एंगल पे तैरना चाहिए। तो आ गया आंसर sin थीटा u बाई v, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई v। फिर आपसे पूछेंगे बताओ कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? टाइम टू क्रॉस। तो टाइम टू क्रॉस क्या होगा? विड्थ अपॉन v cos थीटा। सोच के देखो, टाइम क्या होगा? विड्थ अपॉन v cos थीटा, है ना, क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी कितनी आएगी? दिस इज v cos थीटा, क्योंकि u का तो कोई कंपोनेंट इधर आ ही नहीं सकता। सो दिस इज v cos थीटा, तो ये v cos थीटा से क्रॉस करेगा। अब आपको मान लो cos थीटा नहीं पता है तो आप sin थीटा पता है तो आप cos थीटा निकाल सकते हो बेटा। ये एंगल थीटा है, ये u है, ये v है, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, w अपॉन v इंटू कॉस थीटा इज, ये एक v ऊपर आएगा और ये आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा w अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज टाइम टू क्रॉस। इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, समझना है अपने को। अपने को क्या समझना है कि अपने को अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो स्विमर को अपनी पूरी वेलोसिटी सामने रखनी होगी, क्योंकि ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि रिवर फ्लो कभी तैरने में हेल्प नहीं कर सकता। तो आदमी की वेलोसिटी या उसका कोई कंपोनेंट ही, मतलब रिवर फ्लो कभी भी उसको क्रॉस करने में हेल्प नहीं कर सकता। तो आदमी की पूरी वेलोसिटी या उसका कोई कंपोनेंट ही क्रॉस करवाएगा। तो यहाँ पे टाइम मिनिमम चाहिए था, पूरी तरह से इधर ही तैरता रहा। तो ये इधर तैरता रहा तो ये कंपोनेंट पूरी तरह से यूज हुआ क्रॉस करने के लिए, और ये कंपोनेंट यूज हुआ ड्रिफ्ट के लिए। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कहा था कि नहीं भाई सीधा ही जाना है, तो मैंने कहा आदमी कुछ इस तरफ तैरेगा। आदमी की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट यूज हुआ इस ड्रिफ्ट को कैंसिल करने के लिए, और आदमी की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट यूज हुआ रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो टाइम टू क्रॉस क्या आएगा? v अपॉन w अपॉन v cos थीटा।
और cos थीटा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, sin थीटा पता है तो cos थीटा। तो इसमें क्या आएगा, ड्रिफ्ट 0। तो ये दो केसेस है। हाँ, आपको एक चीज यहाँ से जरूर दिख रही होगी, ये दूसरा केस होने के लिए ये केस तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू u से ज्यादा हो। ड्रिफ्ट 0 तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू u से ज्यादा हो, क्योंकि बेटा ध्यान से देखिए v sin थीटा u हो रहा है ना। मतलब यहां से भी देखो, अगर u ज्यादा हो गया, रिवर फ्लो ज्यादा तेज हुआ, तो कभी ड्रिफ्ट 0 हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो केस अपन ने सॉल्व किया है ये तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू u से ज्यादा, इक्वल भी नहीं चलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि v का ही एक कंपोनेंट u को कैंसिल कर रहा है, और v का कंपोनेंट हमेशा v से छोटा होगा। v cos थीटा या v sin थीटा हमेशा v से छोटा होगा। तो v का एक कंपोनेंट ही u को कैंसिल कर रहा है, या v sin थीटा इक्वल टू u है, और sin थीटा हम जानते हैं यहाँ थीटा इक्वल टू 90 तो हो नहीं सकता। थीटा इक्वल टू 90 तो वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम होगी, उसमें क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ या ए से बी जीरो ड्रिफ्ट के साथ तभी पास हो सकता है आदमी, जीरो ड्रिफ्ट के साथ, जब v की वैल्यू u से ज्यादा हो, अदरवाइज कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाँ, हर केस में वरना ड्रिफ्ट होगा। तो ड्रिफ्ट 0 कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये अपने दो केसेस हैं। जल्दी से इस केस को लिखिए, पहला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, ये अपना हो गया। इसका एक बेसिक सा सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। स्विमर wants to cross, the swimmer wants to cross 500 meter wide river. A swimmer wants to cross 500-meter wide river along shortest path. If the river flows with a speed of 5 meters per second and speed of swimmer with respect to still water, the speed of swimmer with respect to still water is 10 meters per second. Find angle with the river flow. Find angle with the river flow to which swimmer should try to swim. Also find time to cross river in this situation. Also find time to cross the river in this situation. जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी सब लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं भी डायग्राम बना रहा हूँ। बस पूरी उम्मीद है तुमने सही सॉल्व करा होगा। शॉर्ट एंड डिस्टेंस में क्रॉस करना है, v इधर रखेगा, u इधर ले जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो आंसर आएगा 90 प्लस थीटा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक तो v sin थीटा इज इक्वल टू u होना चाहिए। तो sin थीटा इज इक्वल टू u अपॉन v आएगा,
u is 5, v is 10, that is 1/2. So theta is equal to 30 डिग्री। ये थीटा 30 डिग्री आया तो रिवर फ्लो के साथ एंगल आएगा, एंगल विथ फ्लो, वो आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। और टाइम टू क्रॉस कैसे निकालेंगे? क्रॉस करने का टाइम, तो विड्थ कितनी दे रखी है? 500 मीटर। तो क्रॉस करने का टाइम आएगा 500 अपॉन v cos थीटा। v cos थीटा मतलब 10 cos 30 विच इज √3 तो ये आ गया यहाँ से 100 अपॉन √3 सेकेंड। ये टाइम है, ये एंगल है 120 डिग्री और 100/√3 ना। ज्यादातर लोगों से ही आ गया था। ये 60 डिग्री और 18.3 सेकेंड कैसे आया भैया? ये 60 डिग्री कैसे आ गया? सृष्टि, इन सब के सही थे, लिवांत, प्रियांशु, प्रखर। सृष्टि गलत था, विकास, है ना। जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी लिखिए इसको। बीस सेकेंड और दे रहा हूं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे इसी में, जब ऐसा मान लो कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर से कम हो, तो कभी भी मिनिमम इस लाइन पे तो क्रॉस हो ही नहीं सकता रिवर, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्या है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको मैं v कह रहा हूं, इज लेस देन रिवर फ्लो से वेलोसिटी कम हो, देन कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, देखो सवाल के फॉर्म में सीधा देता हूं कि एक रिवर है जो इधर u स्पीड से जा रही है, और एक स्विमर की वेलोसिटी v है। एक स्विमर है जो v वेलोसिटी से जा सकता है, एंड दिस v इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और मान लेते हैं आपसे पूछा है कि इफ स्पीड ऑफ स्विमर in still water is less than speed of river flow. If speed of swimmer in still water is less than speed of river flow, then find theta for which drift will be minimum. Then find theta for which drift will be minimum. ये पूछा है आपसे कि ये थीटा क्या रखना चाहिए उसको कि ड्रिफ्ट जीरो तो हो ही नहीं सकता, ड्रिफ्ट तो होगा ही, क्योंकि ये जो v का जो साइन थीटा कंपोनेंट आएगा ये कभी भी इसको कैंसल नहीं कर पाएगा, है ना। तो ड्रिफ्ट तो हमेशा ही होगा। तो हमें ये बताना है कितने एंगल पे वेलोसिटी रखें कि ड्रिफ्ट मिनिमम। तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं वही काम करूंगा कि v का इधर कंपोनेंट करता हूं बेटा, v साइन थीटा, v का कंपोनेंट इधर किधर है, v साइन थीटा, और ये कितना है, v cos थीटा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है अगर v की वैल्यू भी u से कम है तो v साइन थीटा तो u से कम होगा ही। तो नेट जो मैं वेलोसिटी निकालूंगा, नेट वेलोसिटी, तो नेट पैरेलल वाली वेलोसिटी आएगी
ये u से जा रहा था, ये v sin थीटा से पीछे, तो u माइनस v sin थीटा। और नेट जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v cos थीटा। ये वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में यूज होगी और ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट करवाएगी। मतलब ये नेट u कहीं इधर आएगा और नेट जो ये स्विमर जाएगा ये कहीं यहां पहुंचेगा। दिस विल बी ड्रिफ्ट। ये u ज्यादा है ना v cos sin थीटा से, तो ये u इधर जाएगा और नेट स्विमर कहीं यहां पहुंचेगा। तो हम यही चाहते हैं कि वो थीटा निकालिए जिसके लिए ड्रिफ्ट क्या हो जाए, मिनिमम। तो निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, ये अपने आप में सवाल ही है ना। तो अपने को तो ये पता चल गया कि v जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है इसका काम होता है क्रॉस करना, और जो पैरेलल डायरेक्शन में होता है उसका काम होता है ड्रिफ्ट निकालना। तो पहले तो अपन v परपेंडिकुलर से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टू क्रॉस इज इक्वल टू, मान लेते रिवर की विड्थ कुछ w थी, तो w अपॉन v परपेंडिकुलर, तो ये आ गया बेटा w अपॉन v cos थीटा। ये आ गया रिवर फ्लो को क्रॉस करने का टाइम, रिवर को क्रॉस करने का टाइम। और अब मैं ड्रिफ्ट निकालता हूँ। ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट क्या लिखेंगे, v पैरेलल इनटू टाइम। v पैरेलल कितना, देखो u से जा रहा था, आदमी पीछे की तरफ भागना शुरू हुआ v sin थीटा से, तो u माइनस v sin थीटा, ये वेलोसिटी हुई और ये पॉजिटिव है, इनटू टाइम। टाइम इज w अपॉन v cos थीटा। इसको ओपन करके लिखूं मैं, तो इट इज uw sec थीटा माइनस vw tan थीटा। हमें वो थीटा बताना है जिसके लिए ये x मिनिमम हो जाए, तो मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे फॉर मिनिमम x dx अपॉन डी थीटा जीरो। जहां मैक्सिमा मिनिमा वहां होता है वहां उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के टर्म में, u और v तो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फर्स्ट टर्म से uv बाहर आया और सेक थीटा का डेरिवेटिव वो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस vw बाहर आया, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां से आप ध्यान से देखिए v सेक थीटा कॉमन आ रहा है ना, और अंदर क्या बचा है, u टेन थीटा माइनस, ये सही लिखा ना मैंने, सॉरी w इधर मल्टीप्लाई होगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत करी है। ये फर्स्ट टर्म है w, ये कैंसिल हो गया है, तो w अपॉन v, सॉरी u अपॉन w इंटू ये w है भाई, है ना, u w अपॉन v सेक थीटा, और यहाँ v से v कैंसिल हो गया, तो ये w टेन थीटा। हाँ, तो यहाँ पे u अपॉन v, फिर से लिख देता हूँ, ये यहाँ से w इसमें भी आ रहा है, और ये कितना आ गया, u w अपॉन v, और ये कितना आ गया, w का w। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, w सेक थीटा, और ये कितना बच रहा है, u बाय v टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों जीरो नहीं हो सकता, सोच के देखो, w जीरो नहीं हो सकता और सेक थीटा भी जीरो नहीं हो सकता, सेक थीटा मतलब थीटा 90, तो वो भी केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जीरो होगा। तो इसका मतलब अपना केस क्या आएगा, w अपॉन v टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखिए क्या बना, w अपॉन v, साथ टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसको उस तरफ ले जाओ, इसको लिखो वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और साइन थीटा आ रहा है v बाई यू। आंसर बड़ा ही सुंदर आता है। देखो जब u ज्यादा था
जब v ज्यादा था तो आंसर क्या आया था, साइन थीटा u बाई v। जब रिवर फ्लो की वेलोसिटी कम थी, स्विमर की ज्यादा थी, तो u बाई v। और जब उल्टा हो गया तो रेशियो भी उल्टा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई u। एंगल तो वही निकाल रहे हैं ना, तो उसमें u बाई v है, तो इसमें v बाई u है, क्योंकि भाई साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से छोटी आनी चाहिए, है ना। तो आंसर आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू v बाई u। ये एंगल है अपना नॉर्मल के साथ। तो मैं आपसे पूछूं एंगल विथ रिवर फ्लो, एंगल विथ रिवर फ्लो, तो वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स v बाई u। ये रहा एंगल का, और ये अपना जो थीटा पूछा। तो ये भी वही सवाल है, यहाँ पे बस ये जानना था कि अगर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना हो तो ड्रिफ्ट का फंक्शन लिख के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। जल्दी लिखिए फटाफट। तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम खत्म होती है। इसी तरह जैसा आपने रिवर प्रॉब्लम सीखा, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है जिसका इसका मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था सिंपल सा, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम इन 2D। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम क्वेश्चन है सबके सब रिलेटिव मोशन इन 2D के, है ना। मान लो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही दे रहा हूं, क्या है, कहीं भी यही होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अपन फाइनली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमें देखना होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब यहाँ क्या हुआ, रिवर की जगह एयरप्लेन आ गया, और पानी की जगह सॉरी रिवर की जगह विंड आ गई, और स्विमर की जगह एयरप्लेन आ गया। बस इतना सा है। मीडियम तो वही है जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक मीडियम मूव कर रहा है और दूसरा उसके अंदर एक कोई यहां से वहां जाना है। क्वेश्चन क्या है, सुनना, कि दो प्लेसेस हैं ए और बी, इनके बीच का सेपरेशन है कुछ डी मान लेते हैं, सब कुछ एंगल पे मानूंगा। मान लेते हैं हवा चल रही है इस तरफ u स्पीड से, ये एंगल थीटा है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा चली, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, हवा किसी एंगल पे चल रही है इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड। एक एरोप्लेन है जिसको ए से बी जाना है इसी लाइन पे, और बी से ए वापस आना है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एयरप्लेन, ये डी डिस्टेंस है, एन एयरप्लेन हैज टू गो from A to B and return back from B to A। A से B जाना है और B से A वापस आना है। If the speed of airplane in still air, हवा रुकी होती, is V, then find total time taken, then find total time taken, है ना। और इसको A से B इसी लाइन पे जाना है, ठीक। तो फाइंड टोटल टाइम टेकन। तो ध्यान से सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इस विंड की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, इधर और इधर, मतलब ए बी लाइन के पैरेलल और ए बी लाइन के परपेंडिकुलर। हर जगह यही करना है, जिस लाइन पे मोशन होनी है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो इस विंड की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है u sin थीटा, और ये कंपोनेंट है u cos थीटा, है ना। अब सोच के देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि ये एरोप्लेन सीधा ए से बी जाए,
तो ऑब्वियस ही बात है एरोप्लेन को अपनी वेलोसिटी कहीं इधर रखनी पड़ेगी। सोच के देखो, एरोप्लेन को अपनी वेलोसिटी कहीं इधर रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करना होगा? ताकि एरोप्लेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v cos अल्फा इसको क्रॉस करने में यूज हो, और एरोप्लेन की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट v sin अल्फा ये इसको कैंसिल करे, है ना, ताकि एरोप्लेन इसी लाइन पे जाए। भाई अगर मैं कहूं कि एरोप्लेन को इसी लाइन पे जाना है, एरोप्लेन को ए से बी इसी लाइन पे जाना है, इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई नेट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। मैं कहूं इसको यहां से यहां जाना है, इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एरोप्लेन की वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और विंड की वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो अपन ने मान लिया ऐसा अल्फा एंगल पे जा रहा है एरोप्लेन। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, और वही ड्रिफ्ट होगी, अगर इसके अलोंग कोई मोशन होगी ना, दैट इज ड्रिफ्ट, तो हमें उसी ड्रिफ्ट को जीरो करना है ना। तो ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए फ्लो के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर ड्रिफ्ट जीरो करना है मुझे, ड्रिफ्ट जीरो, तो इसके लिए अपन कंडीशन लिखेंगे बेटा v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा अपॉन v। दिस इज साइन अल्फा, इसको निकाल के रख लिया, है ना। अब जाने का टाइम अपन लिख सकते हैं, जाना एक तरीके से इस u cos थीटा के ऑपोजिट है, मतलब जाना वाला अप स्ट्रीम है। और बेटा जब वापस आएगा ना, वापस आते टाइम इसको अपनी वेलोसिटी वापस इधर रखनी पड़ेगी, फिर से अल्फा एंगल पे, ताकि इसका जो v sin अल्फा है ना, वो वापस इसको कैंसिल करे, और जो v cos अल्फा है वो इसको ले जाने में हेल्प करे। तो मान लो आप अगर परपेंडिकुलर वाली मोशन को हटा दो, तब तो ये क्वेश्चन आपको पहले से आता था। क्वेश्चन क्या था आपका, कि इधर की तरफ जा रहा है वो v cos अल्फा से, और विंड की स्पीड तो फिक्स है, इधर की तरफ कितनी, u cos थीटा। तो ये v cos अल्फा से गया और फिर उधर से वापस आ रहा है कितने से, v cos अल्फा से। तो मैं पूछूं जाने वाली मोशन कैसी है, अगर इसको a और इसको b मानूं, तो a टू b की जो मोशन होगी ये एक तरीके से अप स्ट्रीम है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, दोनों की वेलोसिटी माइनस होगी। और b से a तक की जो जर्नी है ये डाउन स्ट्रीम है, कैसी है, डाउन स्ट्रीम। तो टाइम फ्रॉम b टू a इज d अपॉन दोनों की वेलोसिटी, ये रही एयरप्लेन की वेलोसिटी और ये रही विंड की वेलोसिटी, तो विंड को हेल्प करेगा एयरप्लेन। तो v cos अल्फा प्लस u cos थीटा, तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा, दोनों का सम, d अपॉन v cos अल्फा माइनस u cos थीटा प्लस d अपॉन v cos अल्फा प्लस u cos थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, डी बाई वी कॉमन आ जाएगा, नीचे एलसीएम बचेगा, ये बचेगा आपके पास v cos थीटा, cos अल्फा नहीं, v कॉमन नहीं आएगा, v दोनों में नहीं है ना, तो नीचे एलसीएम बचेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब v cos स्क्वायर अल्फा माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम बचेगा, और ऊपर टर्म माइनस होगी, तो v cos अल्फा प्लस u cos थीटा प्लस v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, ये टर्म तो कैंसिल हो गई। तो अपना आंसर आया ये सॉल्व होके 2dv cos अल्फा अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और बेटा आप cos अल्फा यहां से बता सकते हो, आपको sin अल्फा पता है ना, तो आप cos अल्फा बता सकते हो, cos अल्फा यहां रख दे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली डेटा दिया होता है तो इतना साइन कॉस नहीं होता है, मैंने आपको जनरल डेरिवेशन बताया। कंसेप्ट समझो क्या हुआ है, कि मुझे अगर ए से बी जाना है,
सीधा इसी लाइन पे और वापस आना है, तो ए से बी अगर मैं सीधा सीधा जाना चाहूंगा तो विंड का ये कंपोनेंट तो मुझे रोकेगा और ये कंपोनेंट मुझे नीचे ले जाएगा। तो अगर मैं सीधा इस तरफ जाता तो एक्चुअली मैं यहाँ के बदले यहाँ पहुंचता। उसी तरह अगर मैं सीधा यहाँ से वापस आता, यहाँ से यहाँ, तो मैं बी के बदले कहीं यहाँ पहुंचता। दिस इज ड्रिफ्ट भाई। अगर मैं सीधा मान लो अपनी वेलोसिटी इस तरफ रखता तो क्या होता, ये कंपोनेंट मुझे इसके परपेंडिकुलर ले जाता, यहाँ जाता तो ये कंपोनेंट मुझे नीचे ले जाता। तो मैंने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को किसी एंगल पे रखा एयरप्लेन की, तो उसकी इस वेलोसिटी ने इस वेलोसिटी को कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, इसकी आगे वेलोसिटी v cos अल्फा और इधर की तरफ u cos थीटा उसका, तो ये डाउन अप स्ट्रीम मोशन हो गई। और फिर वापस आते टाइम इधर की तरफ v cos अल्फा और इधर की तरफ भी u cos थीटा, तो डाउन स्ट्रीम मोशन हो गई। तो ये एक्सप्रेशन पहले लिख के रख लिया ड्रिफ्ट जीरो वाला, और फिर तो ये कहानी कि अप स्ट्रीम तो ये वाली, डाउन स्ट्रीम तो ये वाली। याद करो अपन ने ऐसी प्रॉब्लम की थी 1D में एयरप्लेन में, ये 2D में है बस, एक कंपोनेंट उसके पैरेलल, एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर। जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। आई होप सबने लिख लिया होगा। इसमें ज्यादा डायग्राम वायग्राम तो कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखनी थी, तो ये सिंपल था लिखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगली टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें होते हैं वो होते हैं रेन प्रॉब्लम्स, बरसात की समस्याएं, रेन प्रॉब्लम्स, है ना। तो पढ़ने वाले तो इसको बहुत अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स करके सोचते हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ सबसे पहले, तो उसके अंदर सिर्फ सवाल दूंगा कि वेलोसिटी, मान लो एक आदमी के लिए है, लिख रहे हैं अपन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी मैन ने रेन, और वही लिखूंगा जो रिलेटिव मोशन में डे 1 पे लिखा था। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये दोनों वेलोसिटीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में इक्वल टू रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब आदमी जब रेन को देखेगा तो आदमी अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट में देखेगा। मैन विल एड हिज वेलोसिटी टू रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये रिलेटिव मोशन में हो रहा है कि अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, मैन, तो वो अपनी वेलोसिटी रेन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देगा, है ना। सिंपल सी कहानी ये है, और ये सबसे पहले ही सीख लिया था। जैसे बिल्कुल सिंपल सा सवाल कि मान लो बारिश वर्टिकली हो रही है, बारिश जो है ये ऐसे वर्टिकली हो रही है ना, और रेन की वेलोसिटी आपको दे रखी है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जर्वर है या कोई आदमी है जो रेन में इस तरफ जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये ऑब्जर्वर है, तो आपसे पूछा है फाइंड स्पीड एंड एंगल ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। इस आदमी को रेन कितने एंगल पे और कितनी स्पीड पे आता हुआ दिखेगा, है ना। तो बिल्कुल आप सिंपल वैसे ही लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ऐसा x मान सकते हो, इसको ऐसा y मान सकते हो। एक अच्छी बात और बताता हूँ, रेन तो हमेशा नीचे ही आएगी ना,
मतलब कंपोनेंट तो नीचे की तरफ ही होगा, एक किसी एंगल पे भी रेन आ सकती है, लेकिन एक कंपोनेंट तो नीचे ही होगा, तो नीचे ऐसा प्लस वाई मान लेना, है ना। तो आप अगर इसको वेक्टर से लिखना चाहते हो, है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हो। देखो मैं लिखता हूँ, velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain। velocity of rain को मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा 5j कैप, दिस इज velocity of rain, माइनस velocity of man, velocity of man को लिखूंगा 10i कैप, दिस इज velocity of rain with respect to man। इसको ड्रॉ कर लो, इसको आपको जैसे ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, या आपको अगर इसको ड्रॉ करने में ऐसा लगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना, तो आप चाहो तो जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते आए थे ना वैसा ही मान लेना कि x इधर y इधर, तो फिर क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन के आगे एक माइनस का साइन, है ना। अब आप इस वेक्टर को ड्रॉ करो, ये वेक्टर भाई कहाँ आएगा, -5 -10j कैप -5i कैप, तो -10j कैप मतलब इधर और -5j कैप मतलब इधर, दिस इज -10j कैप, सॉरी दिस इज -10i कैप, -10i कैप, और ये हो गया -5j कैप। तो नेट जो वेलोसिटी हमें दिखेगी इस आदमी को, ये इस तरफ दिखेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, है ना। अब इतना करने की जरूरत यहाँ है नहीं, आप जानते हो, ये बात मैंने बगल में लिखी भी है कि मैन अपनी वेलोसिटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, तो रेन भाई सीधा आ रही है और मैन आगे जा रहा है 10 से, तो इसको ये 10 जो है वो रेन में पीछे दिखेगा, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, ये आएगी, आदमी को बारिश ऐसे आती दिखेगी, है ना, वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा, सीधे आप चाहो तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि मैं अगर कहूं कि बारिश 5 से आ रही है और आदमी 10 से आगे जा रहा है, तो आदमी को अपनी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 में पीछे दिखेगा और उसको ये नेट वेलोसिटी ये दिखेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होगा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का, √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 100 प्लस 25 125 अंडर रूट, मतलब 5√5 मीटर पर सेकेंड। और मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल tan थीटा से निकालेंगे, सो tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना 10, रेन की स्पीड कितनी, ये 5 है ये 10 है भाई, तो 10/5 मतलब 2, तो थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो आदमी को रेन जो है वो 5√5 मीटर पर सेकेंड से आती दिखेगी और tan थीटा इज इक्वल टू 2 के एंगल पे। सो अगर यहाँ क्या हो रहा था, रेन वर्टिकली आ रही थी और आदमी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, तो रेन उसके चेहरे पे आती दिखेगी, कितने से, 5√5 से। तो अगर रेन वर्टिकली आ रही हो और आदमी किसी स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलना स्टार्ट करता है, तो रेन कहाँ हिट करेगी, उसके फेस पे। क्यों, क्योंकि आदमी को रेन में एक कंपोनेंट दिखेगा हॉरिजॉन्टल, वो कंपोनेंट कितना होगा, आदमी के वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल, दैट्स इट। आप इसको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले से लिखना चाहते हो, ये रिलेटिव मोशन का बेसिक फॉर्मूला है, इससे लिखना चाहते हो इससे भी लिख के निकाल सकते हो, देखो सेम एंगल आएगा वर्टिकल के साथ। सीधे सोचना चाहते हो कि ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट में दिखेगी, तो ऑब्जर्वर आगे जा रहा था तो ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी रेन में पीछे दिखी, ऑब्जर्वर अगर यही ऑब्जर्वर पीछे जा रहा होता, मान लो कल को इसी क्वेश्चन में आपसे मैं कहता कि ऑब्जर्वर मान लो इधर जा रहा है, कि रेन ऐसे वर्टिकल आ रही है ना, और ऑब्जर्वर जो है वो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो क्या होता, तो ऑब्जर्वर को रेन में 10 इस तरफ दिखता है ना? और 5 से तो रेन आ ही रही थी, तो नेट जो ऑब्जर्वर को रेन दिखती वो कुछ ऐसे आती हुई दिखती, ऐसे। ये ऑब्जर्वर यहाँ भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, ऐसा सेम आंसर आता, ये थीटा से ये स्पीड भी सेम आती, सेम आता, बट ये सोचना है कि ऑब्जर्वर को अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट दिखेगी। अब इसी में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया, कि बताओ आदमी अगर रेन से बचना चाहता है तो उसको छाता कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा,
ये रहा भाई उसका छाता। तो आदमी समझदार होगा तो छाता ऐसे ही लगाएगा। तो रेन का एंगल जो वर्टिकल के साथ होगा, छाते की डंडी वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। सोच के देखो, आदमी अगर रेन से बचना चाहता है तो छाता ऐसे ही लगाएगा। तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला क्या होगा? एंगल ऑफ अम्ब्रेला, आदमी को छाता कितने एंगल पे लगाना चाहिए, इज इक्वल टू एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, कि वर्टिकल से रेन के रिस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी जिस एंगल पे होगी उसी एंगल पे वो छाता लगाएगा। ऑब्वियस सी बात, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आदमी को छाता कितने एंगल पे लगाना चाहिए। तो जिस एंगल पे रेन आ रही थी मैन के रिस्पेक्ट में। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम क्या था कि रेन वर्टिकल आ रही थी, आदमी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा था। तो बताओ उसे रेन कितने एंगल पे आते दिखेगी, कितनी स्पीड से आते दिखेगी, और उसे छाता कितने एंगल पे लगाना होगा। तो सिंपल सा अपन इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, या फिर ऐसा सोचेंगे कि आदमी को रेन में अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट। ठीक है, इसके एक दो और प्रॉब्लम करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। इसको जल्दी से लिखिए, और कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए।